अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है ईद के बाद वाला जो मंडे है ना, वैसे ही मंडे सबको ना ब्लूज़ लगते हैं, ठीक है, लेकिन जो ईद के बाद मंडे है ना वो और ज़्यादा होता है। इवन के वर्किंग डे था सैटरडे, बहुत सारी जगहों के ऊपर बैंक्स ओपन हो गए थे, काफ़ी जगहों के ऊपर ये कर दिया गया था, लेकिन जो एक्चुअल आपकी शॉप्स ओपन हो रही हैं, मार्केट्स ओपन हो रही हैं, कंपनीज बहुत सारी ओपन हो रही हैं, क्योंकि सैटरडे तो वैसे ही बहुत सारी कंपनीज में ऑफ होता है, वो आज का दिन है। तो डेफिनेटली लोगों को मंडे जो है वो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। ईद की छुट्टियां, वो भी लॉन्ग छुट्टियां थी उसके बाद, और अब समर है, थोड़ा सा सख्त है समर अभी, क्योंकि जून शुरू हो चुका है, आज 1 जून है। तो डेफिनेटली गर्मी ने अपनी तपिश तो दिखानी है, लेकिन उसके साथ साथ काम करेंगे तो फिर इंजॉय करेंगे अपनी छुट्टियां भी। तो ये भी तो हमें याद रखना है ना। जब हम ये याद रखेंगे ना तो फिर हम दिल से काम भी करेंगे और छुट्टियों के आने का इंतज़ार भी करेंगे। जैसे आपको पता है, बड़ा मैं इसके ऊपर सोचा भी करती थी ना कि अल्लाह ताला अगर खुशियाँ ही बना देते और गहवारा बना देते दुनिया को तो क्या जाता। और इवन कि अल्लाह ताला के कितने वो हैं, लेकिन हम हैं ना नाशुक्रे, कभी कभी बैठ के इस तरह की बातें सोचते रहते हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ और मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो ये भी जाना कि आपको जब खुशी मिलती है तो आपको नहीं एहसास होता कि गम ही क्या होता है। जब आपको गम आता है असल में, तब आपको पता चलता है कि खुशी का क्या मतलब है। जब ये दोनों फीलिंग्स आएंगी तो पता चलेगा ना कि खुशी गम में फ़र्क क्या है। हर वक्त हम खुश रहेंगे, जैसे हर वक्त बहार रहेगी, तो क्या फ़र्क पता चलेगा कि ख़ज़ां जब आती है तो कैसा मौसम होता है, और बहार आती है फूल खिलते हैं तब कैसा मौसम होता है। फ़र्क जानने के लिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी है कि लाइफ में अप एंड डाउन में थोड़ा सा पता तो चले। और इसके अलावा जब आपके होती हैं ये चीज़ें, तब आपने देखा है कि खुशियों में तो अल्लाह ताला हम इतना याद नहीं करते, जबकि करना चाहिए। अल्लाह ने कहा है कि आप मुझे खुशी में भी पुकारें ताकि मैं आपको गम में भी आपके साथ साथ इस पे रहूं, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं। होता यही है। और आप बाकी उसमें भी देखिए कि जब तूफान आता था समंदर में, तब जो है सारों को अल्लाह ताला बहुत याद आते थे, पुकारते थे। वो जो गैर अल्लाह को पुकारते थे वो भी अल्लाह ताला को पुकारना शुरू कर देते। तो यही हमारा हाल है इंसान का कि जब आती है परेशानी तो तब हम याद करते हैं अल्लाह ताला को। ऐसे नहीं करना है, खुशी के मौके पे भी याद करना है और जो है ना गम के मौके पे भी याद करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो वो आपके साथ हर वक्त हर जगह पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ईद के बाद वापस आने के बाद भी आपने देखें इतनी बड़ी सुन्नत इब्राहिमी की, कुर्बानी की, उसके लिए भी तो फाइनेंसेस चाहिए, ज़िंदगी को चलेगी तो चाहिए ना। उसको सारा चलाने के लिए अब वीक शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह अच्छे से आपका वीक गुजरे, अच्छे से आपके दिन का आगाज़ हो और आप मेहनत से अपनी चीज़ों को करें। और यही हमारा सबके लिए पैगाम है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जिन्होंने हमारे साथ करनी है बातचीत, और आतिफ मौजूद है हमारे साथ। आतिफ मौजूद है। सबसे पहले आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। जी आतिफ अब्बासी साहब, तो क्या आज आप हमारे साथ इस्लामाबाद से शेयर करने वाले हैं? देखिए, गुज़श्ता रोज एक अहम अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे थी कंफ्यूजन वज़ीर हो रही होती तवानाई है, अवैस साथ बता। ज़रदारी की जानिब से। उस हवाले से हम आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो आज जो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो प्रोटेक्टेड डाटा जो तो दिया। सार्फिन है, जो बिजली के सार्फिन है, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, उनके हवाले से जो हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है, जो कहा यह जा रहा था कि उनकी सब्सिडी खत्म की जा रही है, ताहम गुज़श्ता रोज अवैस लगारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे, लेकिन जो तरीकाकार है उसमें तब्दीली कर रहे हैं। तरीकाकार में तब्दीली इस तरह की जा रही है कि क्यूआर कोड हर बिल पर लगाया जा रहा है। वो स्कैन करके जो सार्फिन है, जो यूज़र हैं, वो अपनी डिटेल उस क्यूआर कोड के थ्रू शेयर करेंगे जो वज़ारत के साथ, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे ये सब्सिडी के हाइल है या नहीं है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 4 सालों की अगर तफ़सीलात आपके सामने मैं रखूँ, जिसमें तकरीबन हमने देखा है कि 4 साल कबल 95 लाख सार्फिन वो थे जो सब्सिडी ले रहे थे। अब अगर आज गुज़श्ता रोज़ की जो फिगर्स बताई गई हैं वफाकी वज़ीर की जानिब से, तो अगर वो दिखाई जाए तो वो तकरीबन जो है वो आप जो है वो
2,15,00,000 सार्फिन ऐसे हैं जो अब सब्सिडी ले रहे हैं। तो हम्म। तकरीबन 2 करोड़ जो है वो 24 लाख सार्फिन में इजाफा हुआ है जो सब्सिडी ले रहे थे। अब अगर देखा जाए तो हुकूमत पर जो बोझ है वो भी बढ़ चुका है। और इससे कबल अगर सब्सिडी की मद में अगर पैसों की बात की जाए तो जो बिजली का जो सब्सिडी का हुजम था वो 199 अरब रुपए से बढ़कर अब 423 अरब रुपए हो चुका है। तो ये हुकूमत जो है वो देखा जाए तो हुकूमत अब इसको भी बोझ समझने लग पड़ी है। अब हुकूमत की जानिब से ये क्यूआर कोड के थ्रू फैसला किया जाएगा कि किस जो है शख्स को या किस सार्फिन को ये जो है सब्सिडी दी जाए। दूसरी बात हमने देखा है कि वफाकी वजीर की जानिब से ये कहा गया है कि 20 लाख सार्फिन की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। और जहाँ तक कि ये भी उन्होंने खुशखबरी की बात बताई है गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कीमतों में भी कमी होगी और जरूर होगी इस बजट के बाद। जो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि बिजली की कीमतों में कमी जरूर होगी। तो ये गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम निचोड़ निकालें वो ये था कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनका जो उनकी जो सब्सिडी है वो ख़त्म करने की जो बातें की जा रही थी। ताहम हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया कि ऐसी हम कोई जो सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे। जो बोझ है बोझ पर जरूर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हमने क्यूआर कोड निसब किया है, तमाम सार्फिन उसके थ्रू आकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी सब्सिडी को कंटिन्यू रखें। और वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा है कि जो सार्फिन है जो बड़ी सार्फिन है उन्होंने सोलर सिस्टम लगाकर प्रोटेक्टेड यूनिट के अंदर आ गए हैं। जो फॉर एग्जांपल 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे अब वो 200 से कम यूनिट पर आ चुके हैं। तो ये उनकी जानिब से ये कहना था कि इस पर हम फैसला करेंगे आया कि जो सार्फिन थे जो इससे कबल जो हमने देखा है कि ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे वो कम यूनिट्स पर आ गए हैं। वो कैसे आ गए हैं? आया कि उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया या कि 2-2 मीटर लगा लिए। तो इस पर फैसला हुकूमत करेगी। और आपको ये बताते हैं प्रोटेक्टेड सबसे जो यूजर्स हैं वो 200 या 200 से यूनिट से कम सार्फिन पर जो है वो ये जो सब्सिडी दी जा रही है वो 200 यूनिट से कम सार्फिन पर दी जा रही है। और ये तकरीबन अगर ओवरऑल बात कीजिए तो 85% जो है सार्फिन बनते हैं जो 200 या 200 यूनिट से कम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा ये जाए तो अब अगर इस पर बात की जाए तो जो सार्फिन है हमने देखा है कि हमारे कई जानने वाले हैं वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि 200 यूनिट तक बिजली का बिल तकरीबन 3500 से लेकर 4000 पे आता है। अगर 201 यूनिट होगी तो वही बिल 9000 से लेकर 10,000 आता है। तो लोगों की महंगाई भी है, लोग इस पर जो है मैंने देखा है कंट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। एक वजह ये भी है जो हमने देखा है कि जो सार्फिन है वो अब जो है वो तकरीबन इस पे जो हमने देखा है कि जो तकरीबन 190 से 200 यूनिट होती है तो वो यूज करना बंद कर देते हैं। हमारे कई ऐसे जानने वाले हैं जो आप यूनिटें जो हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होने देते क्योंकि एक दफा अगर प्रोटेक्टेड से बाहर हो जाएं 200 यूनिट से ज्यादा हो जाए तो 6 महीने तो वही लागू होगा चाहे वो 200 यूनिट से कम ही इस्तेमाल करें रेट वही लगेगा। तो इस हवाले से ही जो है सार्फिन की तादाद बढ़ी है। ये भी हो सकता है मुमकिन है कि ये भी क्योंकि सार्फिन से जो बिजली महंगाई है और उसके साथ साथ जो लोगों की जो गुंजाइश है उसको देखते हुए भी जो अवाम ने ना वो अब प्रोटेक्टेड यूनिट के अंदर रहने का फैसला किया है और वो यूनिट्स 200 से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ये भी है। दूसरी जानब ये देखा जाए तो अब लोगों ने 2-2 मीटर भी लगाना शुरू कर दिए हैं। कोई कि अगर किसी की 400 यूनिट जलती है तो वो 2 मीटर लगाकर 200 यूनिट प्रोटेक्टेड में आ जाता है। तो कोई जैसे कि वफाकी ने गुज़श्ता रोज़ ये भी कहा है कि सोलर जो है वो लगा लिए हैं लोगों ने छतों पर, उसके बाद वो प्रोटेक्टेड यूनिट में भी आ गए हैं। तो ये बोझ है। अब हुकूमत ये समझ रही है कि ये बोझ है क्योंकि 100 जो बिजली की सब्सिडी दी जा रही थी 199 अरब में दी जा रही थी तो अब 423 अरब तक पहुंच के 224 अरब जो है सब्सिडी है सालाना दी जा रही है। वो इजाफा हुआ है गुज़श्ता 4 सालों में। तो इस हवाले से हुकूमत ये फैसला करने जा रही है। अभी बजट में भी ये फैसला कर लिया जाएगा। जो क्यूआर कोड दिए गए हैं उसके थ्रू स्कैन करके जो प्रोटेक्टेड यूनिट सार्फिन है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आतिफ। आपने एक बड़ा जो प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी का एक इशू चल रहा है, कहा जा रहा है कि ख़त्म की जा रही है और
इसके अलावा यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा इन्होंने एक डिटेल बताया। अभी हमारे साथ मौजूद है राना उमैर, रिपोर्टर रोज़ न्यूज़ के। ये हमारे साथ बात करेंगे बजट 2026 और 27 के मुतल्लिक के मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर क्या काम किया जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम राना उमैर। जी वालेकुम सलाम। जी, आपको सबसे पहले गुज़िश्ता ईद मुबारक। बताइए क्या बजट के मुतल्लिक न्यूज़ है। जी मैम, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। मैम, बजट चूंकि करीब आ रहा है, इसी वीक में है, तो आज ब्रीफली आपको बताऊंगा 2 से 3 चीज़ें जो अभी सामने आई हैं सोर्स के ज़रिए से, और कुछ चीज़ें हैं जो बजट ऑब्वियसली बजट से रिलेटेड ही हैं। 5 जून को बजट पेश होना है और 5 जून से एक दिन पहले 4 जून को कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा। तो बजट में अभी 3 से 4 दिन रह गए हैं। ताहाल अभी तक आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के जो बजट मुज़ाकरात हैं वो फुल नहीं हुए। अभी 2 से 3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जीएसटी का कहा गया है आईएमएफ की जानिब से, चूंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते 1% का कहा था कि जो जीएसटी लगाने जा रही है हुकूमत, वो 1% पे आईएमएफ ने डिमांड की थी कि 18% पे जीएसटी लगाई जाए। अब वो जीएसटी लगनी किन किन चीजों पे है, वो चीजें सामने आई हैं। एक तो सोलर है, जैसे अभी आतिफ बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे, वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे जाके। और एक चीज जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उन पे आईएमएफ ने और आलमी इदारों ने, ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक आईएमएफ है, एक आलमी इदारे हैं। आलमी इदारों की जानिब से कहा गया है कि 1% से लेकर 18% टैक्स में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब आईएमएफ ने कहा है कि 1% से बढ़ाकर 18 से 19% जीएसटी लगाई जाए। तो ये 2 चीजें सामने आई हैं जिस पर आईएमएफ की जानिब से और आलमी इदारों की जानिब से अब जो सोलर सार्फिन है, सोलर पैनल्स हैं, उन पर आलमी इदारों की जानिब से कहा गया है कि 10 से 18% उस पर जो है वो जीएसटी आयद की जाए, यानी कि 10% उसमें इजाफा किया जाए। अब आईएमएफ दूसरी जानिब से, चूंकि अभी हम उनके प्रोग्राम में हैं, मुख्तलिफ प्रपोजल्स पर डेली बेसिस पर टैक्स पॉलिसीज शेयर की जा रही हैं आईएमएफ को एफबीआर की जानिब से और वजारत खजाना की जानिब से। अब जब ये टैक्सेस इंक्रीज होंगे, 18% जब जीएसटी लगेगी, तो ऑब्वियसली वो हाइब्रिड गाड़ियां हों या सोलर पैनल्स हों तो वो महंगे होंगे, मजीद महंगे होंगे। अब हाइब्रिड गाड़ियों में क्या क्या चीजें हैं, उसमें डबल केबन है, रक्शे हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं। तो ये 4-5 चीजें आईएमएफ ने कहा है कि 18% इस पर बढ़ाया जाए। हुकूमत की जानिब से ये जोर दिया जा रहा है कि इस पे हम 1% इस पे इंक्रीज करेंगे। अभी इस पे मुत्तफिक नहीं हुए हुकूमत और आईएमएफ, बट आईएमएफ ये चाह रहा है कि 18% इस पर जीएसटी लगाई जाए और आईएमएफ इस पे छूट नहीं दे रहा। जी जी, ठीक है। तो ये आईएमएफ जो व्हीकल्स हैं, एक तो ये क्या हाइब्रिड सिर्फ है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जिसके ऊपर अंदेशा है कि इंक्रीज होने वाली है जीएसटी? जी मैम, 2 चीजें हैं, एक ई व्हीकल्स है और एक हाइब्रिड है। ई व्हीकल्स का अपने इदारों ने कहा है कि 8 से 18% किया जाए। हाइब्रिड पे, सोलर पे उन्होंने कहा है कि 10 से 18% किया जाए, और जो ई व्हीकल्स हैं उन पर 8 से 18% किया जाए। यानी एक में 10% वो इजाफा चाह रहे हैं और एक में 8% इजाफा चाह रहे हैं। अगर ये चीजें इंक्रीज होती हैं, टैक्सेस, तो ऑब्वियसली गाड़ियों की प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्हीकल जो है, जो फ्यूल व्हीकल्स होते हैं हमारे, मैनुअल व्हीकल्स है, उनके लिए भी है या ये सिर्फ इलेक्ट्रिक और ई व्हीकल्स आपको लगता है कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उनके लिए ही है? नहीं मैम, ये अभी जो हाइब्रिड है उनके लिए ही अभी कहा है। अभी जो नॉर्मल है उनकी पॉलिसीज अभी शेयर नहीं की गई। अच्छा, ठीक है। और ये जी कह रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिल, रक्शे, ट्रक और बसें भी इसकी जद में आ जाएंगी और इनकी वजह से ये किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कह रहा है कि 327 अरब रुपए के रिफंड्स फौरी देने का मुतालबा किया है, और इसके अलावा टैक्स, बिजली और गैस के नर्ख कम करने का भी मुतालबा किया है टेक्सटाइल सेक्टर से।
देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जब ये आईएमएफ से पॉलिसीज़ आईएमएफ ने शेयर की गई आलमी इदारों ने और आईएमएफ ने, तो उस पर टेक्सटाइल की जानिब से 300 अरब का रिफंड फौरी देने का मुतालबा किया। ताहम अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से सामने आया कि अभी इस पर पॉलिसीज शेयर करना भी मुनासिब नहीं है, इस पे भी काम जारी है। 100 अरब रुपए का दरामद कुंदगान जो हैं उनको रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी फौरी है। ये वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो बरामद कुंदगान है उनको 100 अरब रुपए का रिलीफ मिलने जा रहा है। अब जब ये 300 अरब का टेक्सटाइल की जानिब से रिलीफ का कहा गया बिजली के नर्क में, जैसे भी आतिफ बात कर रहे थे दो, अब इसमें एक चीज और भी है, जो ये 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, ये पहले जो BISP प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनमें ये रजिस्टर्ड होके देन इनका डेटा नादरा में जाएगा। वो नादरा से फिर इनको उनका डेटा रिकवर करके उनको कलेक्ट करके देन फिर ये पॉलिसी जो है वो IMF से शेयर की जाएगी। चूंकि कल गुज़िश्ता रोज अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे की, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो डेटा है रजिस्ट्रेशन का BISP प्रोग्राम के तहत ये IMF से शेयर कर दिया गया हो। अभी तक इस पे फुली कमेंट नहीं किया जा सकता कि ये डेटा शेयर किया गया है या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आपने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की राना उमर। अभी वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का। हमारी ज़बरदस्ती न्यूज़ टीम कर रही है आपका इंतज़ार। जल्दी से सुनते हैं न्यूज़, वापस आते हैं और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी न्यूज़ ब्रेक ताकि जल्दी से आएँ वापस और देखें कि कौन से हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं जिनके पास आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एजाज़ ने, जो कि आज बात करने वाले हैं जो सिंध में शदीद गर्मी हो रही है, मुजरे सेहत पानी है और स्पेशली नाकिस गोश्त के इस्तेमाल से वहाँ गैस्ट्रो के जो अमराज बढ़ गए, उस पर आज हम बात करने लगे। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर एजाज़। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या मसाइल हैं जो कभी कराची से हमें सड़कों की ख़राबियों के और तातुल के और जो कंस्ट्रक्शन हर जगह हो गई है, पहले तो हम उस पर डिस्कस करते रहे। अब ये नया एक वो है, नया तो नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था, अब हो गया है। नाकिस जो ये गोश्त दिया जा रहा है और पानी और ये सब मिल के जो गैस्ट्रो के ये गर्मी में मसाइल आ गए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वेलकम उज़मा। अच्छा उज़मा, कराची शहर वैसे ही बड़े हर दौर में, हर मौसम में, हर किसी न किसी वबा से गुजरता है। इसको मैं वबा इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध तक ये फैल चुका है। जो हीट, गर्मी और ह्यूमिडिटी और फिर ईद उल अज़हा का जो ये जो 2-3-4 दिन गुजरे हैं, इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक तो मौसम का जो आउटब्रेक है, मसलन 40-45 अबव जो फील्ड एयर है या गर्मी, और उसके साथ साथ जो कुर्बानी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है जिसमें नाकस आपका गोश्त यूं कहें कि 10-10, 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से आप जहां गोश्त को स्टोर कर रहे हैं, प्रॉपर स्टोर न होने की वजह से भी एक गैस्ट्रो की बड़ी वजह बनती है कि कॉन्टामिनेट हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाता है। अच्छा, फिर खाने पीने के एतबार से अगर देखा जाए तो एक लंबे ब्रेक के बाद आप जब अपनी मीलिंग को बिल्कुल नॉर्मल से एक हैवी मील पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब आपका ये है कि आप मैंने देखा है, मैं चूंकि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ तो मुझे इस चीज़ को बड़ी करीब से देखने को एक वो ऑब्जर्व करने को मौका मिलते है कि लोग बड़े लंबे टाइम के बाद फिर जब खाने पे आते हैं तो उनकी वो जो हैवी मीलिंग है वो 2-3-4-5 दिन तक चलती है। और ये जो 2-3-4-5 दिन होते हैं, इसमें जो बड़ी वजूहात हैं वो यही होती है कि एक तो कंटामिनेशन, जो डिहाइड्रेशन, गोश्त के साथ आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, फिर गोश्त को एक प्रॉपर तरीके से आपने उसको बॉयल करना है, उसको बनाना है, या बनाने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, उसको आप रीबॉयल पे लेके जाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह बनती है। तो कराची हमेशा से मसाइल में घिरा रहा है और ये भी उन मसलों में से एक बड़ा मसला है।
कि कंटामिनेशन आपकी सिर्फ गोश्त की हद तक, आपके घर की हद तक नहीं हो रही है, बल्कि जो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है वो भी इनपुट अपना इसमें, ये जो अभी आउटब्रेक है गैस्ट्रो की या डायरिया की या पेट खराब होने की, तो उसमें अपना बड़ा हिस्सा शामिल कर रही है। जो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है, जो आपकी आलाइशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं, रोडों में पड़ी हुई हैं, गलियों में पड़ी हुई हैं, अभी तक उनको मुनासिब डंपिंग साइट पे उनको स्टोर नहीं किया गया, और मुनासिब डंपिंग साइट पे स्टोर न होने की वजह से वहां से जो बैक्टीरिया उठता है तो वो पूरी आपकी फिजा में, पूरे आपके एटमॉस्फेयर में फैलता है। जी। वो सिर्फ गोश्त की हद तक फिर महदूद नहीं रहता कि आप गोश्त खाएंगे तो आपको गैस्ट्रो होगा। आप जो पानी पिएंगे, पानी का तो बड़ा मसला है यहाँ पे। पानी तो आपको जरूरी नहीं कि वो गर्मियों के ही मौसम में आपको डायरिया करवाएगा या दीगर किसी न किसी किस्म की मसाइल से दो चार करवाएगा, बल्कि उसके अलावा भी पेट के जुमला अमराज हैं तकरीबन, उसमें हेपेटाइटिस को ले लें, जॉन्डिस को ले लें, या आप और अल्सर वगैरह या दीगर जो भी डायरिया, कॉलरा, गैस्ट्रो, ये सारी चीजें जो हैं, ये इवन दो के जो आपके किडनी के इश्यूज रहते हैं वो भी वाटर कंटामिनेशन की वजह से रहते हैं। तो पानी तो कराची का है ही कंटामिनेटेड, लेकिन मौजूदा दौर में अगर कहा जाए, मौजूदा हालात में या मौजूदा दिनों में कहा जाए, तो जो कुर्बानी की, ईद उल अजहा की जो आलाइशें थी, उनको मुकम्मल डंप न करने की वजह से, उनको मुकम्मल किसी न किसी एक मुनासिब किसी ऐसे शहर से दूर किसी एरिया में न ले जाने की वजह से जो कंटामिनेशन एनवायरमेंटल हुई है, वो सबसे ज्यादा हैजर्ड्स है, वो सबसे ज्यादा खतरे का बायस बनी हुई है और बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या वहाँ पे सफाई के इंतज़ामात क्या ईद के ऊपर, बड़ी ईद उल अदा के ऊपर नहीं हुकूमत की तरफ से ऐसे होते कि इनको टाइमली वहाँ से रिमूव किया जाए और इनको प्रॉपर तरीके से जाके डंप किया जाए? क्योंकि इन कंपैरिजन अगर पंजाब को देखें तो अच्छी चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए और उस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम डे आपके वर्कर्स बहुत ज़्यादा, कहीं तो थे जिनकी छुट्टियां भी आई थिंक मनसूख की हुई थी और वो हर वक्त मौजूद थे और साथ साथ ये हो रहा था। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्वियसली हम तो शुरू से ही इसको निभाते आए हैं और पता है कि अगर आपके एक दिन में नहीं करते तो अगले दिन तक इस गर्मी में और इसमें हालत बुरी हो जाती है वहाँ पे। तो क्या इंतज़ामात ऐसे नहीं होते कि वो उनको टाइमली रिमूव किया जाए, या फिर शहरियों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी मदद आपके तहत इनको क्लीन करें, वहाँ से सफाई का इंतजाम रखें? देखिए, पंजाब की जहां तक बात है तो वहाँ एक बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव रहा है जब से हुकूमत बनी है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और वो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट किसी बड़े इवेंट लाइक जैसे कि ईद या कोई और, जैसे वहाँ बसंत या दीगर त्यौहार वगैरह होते हैं जिसमें कंटामिनेशन या जिसमें इस तरह की अवामी एक्टिविटीज रहती हैं जिसमें गंदगी फैलने का, उस तक महदूद नहीं है, बल्कि वो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, हर जगह उसके वर्कर्स और उसके लोग बड़ी जान फिशानी से जान मार रहे हैं। वो सफाई वैसे ही वहाँ ईद गुजर भी जाएगी, अगर बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी वहाँ पे जानवर ज़बह भी होंगे तो वहाँ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका एक ट्रेंड सेट हो गया है और वो उस ट्रेंड को बड़ी उम्दगी से लेके चल रहे हैं। सिंध का मामला इसमें बिल्कुल अलग है। गो के सिंध एक बहुत खास तौर पे कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ तकरीबन 2.5-3-4 करोड़ की आबादी है, और इस आबादी को पीपल पार्टी, सॉरी टू से, जो मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल भी मैनेज करने में जो है ना कामयाब नहीं हो सकी। 15-16 बल्कि लगभग 2 दहाइयों पे मुहित इनकी हुकूमत है यहाँ पर। वो कोई एक रोड मैप या एक कोई ऐसा निज़ाम नहीं दे सकी कि जिस पर हम कह सकें कि भाई इनका एक जो है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और जिसकी वजह से आवाम सफ़र नहीं कर रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इन्होंने बनाया है, उसमें उन्हीं लोगों को उठा कर डाला है जो पहले से ही ऑलरेडी कहीं केएमसी के अंदर थे, कहीं डीएमसीज में थे, कहीं टाउन में थे या कहीं डिस्ट्रिक्ट में थे। उन लोगों का काम सिर्फ ये होता है कि सेल्फीज या तस्वीरें बनाने की हद तक होता है। हुआ है कहीं कराची के कहीं ना कहीं अपनी मदद आपके तहत भी लोगों ने ज्यादातर किया है, कहीं कहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नजर आई है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ये किया है कि इस गली से उठाया है और तीसरी चौथी गली में जहां
कम घर थे या लेस प्रिविलेज एरिया था, वहां जाकर उन्होंने डंप कर दिया है। अच्छा, अगर वहां जोर पड़ा, वहां प्रेशर आया, वहां से उठाया, तो तीसरे चौथे मोहल्ले में जाकर वहां कोई ऐसी जगह देखी कि जहां कोई आरजी डंपिंग साइट थी, सो कॉल्ड लोगों की तरफ से, वहां अगर डंपिंग कोई फैसिलिटी अपने तौर पे ली हुई थी तो उसमें डंप कर दिया। आप इन चीजों, चले ये तो हम, चूंकि कराची की अक्सरियत कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, आप मेन शहरों को देख लें अभी, तो अगर बज़ाहिर आपको मेन शहरा के किसी मेन उस पे नजर नहीं आएगा कहीं पे, लेकिन आपको स्मेल जरूर महसूस होगी कि वो शहरा के आसपास ही कहीं ना कहीं कोई डंपिंग साइट है। तो कराची तो इस मामले में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। जो गवर्नमेंटल आप यूं समझने के रेट है, खास तौर पे जो आवाम को एक देना चाहिए, सहूलत देनी चाहिए। कराची एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है, जो पूरे पाकिस्तान को लेकर चलता है, जो पूरे पाकिस्तान को फीड करवा रहा है। पाकिस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आकर आबाद हैं, और यही लोग फिर अपना वो इनपुट या जो अपना रेवेन्यू है अपने अपने गली, अपने अपने गांव देहात या अपने अपने शहरों को भेजते हैं। लेकिन उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बहुत लोग, मसलन मैं भी अगर अपने तौर पे बात कहूँ तो मैं भी दूसरे एक सूबे से बिलोंग करता हूँ और यहाँ सर्व कर रहा हूँ यहाँ के लोगों को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहां पर भी हुकूमत कोई अच्छी नहीं है, मतलब जो आवाम को फैसिलिटी देने के एतबार से देखा जाए। लेकिन कराची की जो मौजूदा रजीम है या जो मौजूदा हुकूमत है, इसको एक बहुत बड़ा टाइम मिला है, और इस टाइम के दौरान इसको जो एक्सटर्नल फंडिंग हुई है, खास तौर पे अगर देखा जाए वाटर की, सिर्फ पानी की अगर बात की जाए, उस पर जो फंडिंग हुई है वो इतनी ज्यादा हुई है कि उसकी मिसाल पिछली तारीखों में नहीं मिलती है। लेकिन पानी को लेकर या दीगर इस अवामी जो सहूलियात दी जा सकती हैं, उनको देख उन पर बात की जाए तो हुकूमत की जो है वो बिल्कुल फेलियर है। हुकूमत बिल्कुल भी कोई खास वो नहीं दे सकी। आप सरकारी अस्पतालों के एदाद शुमार उठाएं और उसमें ये देखें कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का तनासब इस वक्त शहर कराची में सबसे ज्यादा है जी। ये तो सिर्फ हम अगर ईदेन की बात करें, कि छोटी ईद, बड़ी ईद, ये ईद उल अजहा, ये वो, अच्छा देखिए इसमें भी खास तौर पे आपकी जो हुकूमत होती है, वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाइंग कंपनीज होती हैं, उनके इंश्योर करती हैं कि ईद के दिनों में आप लोड शेडिंग ना करें कम से कम, खास तौर पर बकरा ईद पर, क्योंकि कराची के लोगों का ट्रेंड है कि वो दो गोश्त को डंप कर देते हैं फ्रिजों में, और वो फिर उसके बाद पार्टीज और दीगर वो करते हैं 2, 4, 8, 10 दिन तक। लेकिन यहाँ 12-12, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अब बताइए कि उसमें वो जो गोश्त है क्या वो खराब नहीं होगा, वो कॉन्टामिनेटेड नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और पानी के जो मसाइल हैं इस गर्मी में, जी जी जी, पानी के जो मसाइल हैं वो भी इस तरह, जो उनको प्रॉपर वो नहीं मिलता, फिल्ट्रेशन नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से लोग वैसे ही पीते हैं। गैस की लोड शेडिंग ऑल्दो यहाँ पर है कि आप बॉईल करके पी लें, तो वो भी आप जब तकरीबन यहाँ पे अब घंटों घंटों के हिसाब से मिलती है, कहीं मसलन एक लोड शेडिंग नहीं है लेकिन ज्यादातर हिस्सों में लोड शेडिंग होती है। तो वो कराची के लोग एक बड़ी यूं समझ लें कि हर तरह से बाहर जाते हैं तो यहाँ पर रोबरीज, चोरी, डकैती, ये इस तरह की चीजें हैं। घरों पे रहते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया हैं और बीमारियों का एक वो है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइवल, लेकिन लोग कर रहे हैं और कराची को ओन भी करते हैं और कराची के लिए अपना सब कुछ करते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो पंजाब की बनिस्बत वो चीज नहीं कर पा रही कि जो यहाँ पर पंजाब चूंकि एक बहुत रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी बड़ा शहर, बड़ा सूबा है, लेकिन सिंध की अगर बात की जाए तो इंटीरियर में तो कुछ भी नहीं हो रहा, इंटीरियर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एटलीस्ट चूंकि कराची पर सबकी नजरें हैं, सबका फोकस कराची पर है, तो हुकूमत कराची के मामले में भी संजीदगी नहीं दिखा रही है कि चलें और कुछ नहीं, एटलीस्ट हम सड़कों को ही साफ कर दें, जो मेन शहराएं उनको ही साफ कर दें। हम तो जो उन पर घड़े पड़े हुए हैं, उन पर जो खड्डे हैं या उन पर जो टूट फूट के शिकार है, लोगों ने उनके साथ भी जीना सीख लिया है। लेकिन ये जो मसाइल हैं, और एक चीज और मैं बीइंग ए डॉक्टर ये कहूंगा कि इस वक्त हमारी जो
तकरीबन बेशतर आबादी कराची की जो मजदूर तबका है वो मोटरसाइकिलों पे सफर करता है, या वो ये जो आम पब्लिक ठीक है। ट्रांसपोर्ट है उस पे करते हैं। जी। तो बेशतर लोग जो हैं वो लो बैक पेन या बैक पेन या दीगर इस तरह के अमराज के साथ इस वक्त आप ऑर्थोपेडिक या नीरो ओपीडी में देखेंगे, ज्यादा देखने में मिलेंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खराब है कि लोग 20-25 साल या 30-35 साल वो अमराज जो 60 या 50 के बाद जाके होते थे वो अब यंग जनरेशन में आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू ऐसे लेक ही ऑफ। है। हाँ। जी जी डॉक्टर एजाज साहब, बड़ा ही अफसोस होता है जब भी हम कराची से कोई भी रिपोर्टर लेते हैं। डॉक्टर एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी भी बातें सुन के दुख होता है। हमारे अपने वहाँ के शहरी हैं, अपने हमारे पाकिस्तानी हैं, और क्या हाल है। आपको लगता है कि मुझे तो कभी लगता है कि जैसे सोमालिया के जैसे हालात थे, चले वहाँ तो फूड का शॉर्टेज था, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालतें ख़राब हैं और उसके बाद से सेहत के अमराज, और ऐसे लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी कर रहे हैं। डेफिनेटली पंजाब और इस साइड पे भी ये प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जो एक ट्रेंडिंग है कराची के वहाँ से कि ये मसाइल आप सुनते ही रहते हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आवाम पिसती है, परेशान है। पाकिस्तान सारे में ही आई थिंक इस तरह के इश्यूज़ हैं, लेकिन कराची की तरफ से बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग ना और मायूसी की ही ख़बर आती रहती है, जिसको सुन के बड़ा अफसोस हुआ। आई होप कि डॉक्टर एजाज़ अपनी टीम के साथ जैसे वहाँ पे इलाज कर रहे हैं सबका अच्छे से वहाँ पे हो, और जो जितना अपना हक अदा कर सकता है करे। लेकिन हुकूमत कहाँ है कराची की, सोई हुई है, किधर है? पीपल्स पार्टी है, या इवन मैं कहती हूँ कि आपकी डेमोक्रेट्स हैं बाहर के, लेकिन आवाम के साथ ये जुल्म, ये चीज़ें कहाँ हैं? ये हमारी भी समझ से बाहर है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उबैद खान, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं रोज़ न्यूज़ लाहौर। इनसे आज बात करेंगे लाहौर में जो गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे हैं उनके मुतल्लिक आज बात करने हम ये जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उबैद खान, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। और जिस तरह आपने बताया है कि गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की तादाद जो है इस वक्त लाहौर शहर के अंदर वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को उनके खिलाफ जो है अब एक्शन लेना पड़ रहा है। और ये तादाद जो है 1349 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से अब ये फैसला किया गया है कि 748 जो गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल हैं, उनको बंद किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, मगर इसके साथ साथ उन्हें एक मौका मजीद एक मरहले के अंदर ये दिया जाएगा। और हमारे जराये के मुताबिक जो अभी तक हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक इजलास होना था इन छुट्टियों के बाद। तो होप तो के नादिर हाल के अंदर लाहौर शहर में वो इजलास जल्द ही हो। पहले मरहले के अंदर जो 748 स्कूल हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, उनको बंद किया जाएगा, और उसके बाद अगले मरहले में भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ताहम ये कार्रवाई रिपोर्ट जो है जिला इंतजामिया को फिल वक्त ईद से कबल ही भिजवा दी गई थी, और उसके ऊपर आइंदा हतमी फैसला रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो खुद करेंगी। और खासकर इन तालीमी इदारों के खिलाफ अगर पहले भी बहुत बार क्रैकडाउन किया जा चुका है, इनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं, बारहा इनको कहा जा चुका है कि जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है वो खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। बाज़ तो हमें ये शिकायत भी मिली है, हमने खुद भी सर्वे किया है मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर, और जो स्कूल मालकान थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद बार वो खुद से अप्लाई कर चुके हैं और वो अपने इदारों को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, मगर डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काली भिड़े मौजूद है, जिसके बाइस से उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है। उनका प्रोसेस इतना लेंथी बताया जाता है कि वो फिलहाल उस प्रोसेस के ऊपर पूरा नहीं उतरते। उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल उनकी नीड्स को नहीं कर रहे हैं, जिसके बाइस जो है कि अब हमें ये बताया जा रहा है कि जी जो मालकान है, स्कूल मालकान है, जो अपना बिल्डिंग सर्टिफिकेट देते हैं, उसके अलावा दीगर जो उनको बताया जाता है कि रिक्वायरमेंट वो पूरी करवाएं, वो देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। मगर उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि अथॉरिटी की जानिब से अब ये फैसला लिया गया है कि तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म बनाने के लिए कि जल्द अज जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो स्कूल अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते हैं, और इनको फिलहाल जो है वो बंद करने का फैसला सामने आ रहा है। जी 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 बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि
जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है फिर उनके तालीमी निज़ाम भी उस तरह से अकाउंटेबल नहीं देखा जा सकता, वो टीचर्स का भी उस तरह से एक जो एजुकेशन के में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो बहुत सारे ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जिसको ये नहीं देख रहे होते, जिसके लिए ज़रूरी है कि इन सारे स्कूलों को रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म बनाने के लिए स्कूलों का रजिस्टर होना एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और देर आए दुरुस्त आए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। और एजुकेशन अथॉरिटी ने अब ये फैसला लिया है कि अरसा दराज से चल रहा था कि उनको नोटिस जारी किए जाते थे, और तालीमी मेयार के मुताबिक जाहिर है कि तालीमी मेयार तब भी पूरा हो सकता है जब स्कूल खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। ताहम अब ये फैसला हो चुका है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह मैंने बताया कि तालीमी इदारों की तादाद जो टोटल है वो 1349 तक पहुंच चुकी है। ये छोटी तादाद नहीं है, छोटे फिगर्स नहीं है, बहुत बड़े फिगर्स हैं, जिसमें से फिलहाल जो फैसला किया गया है कि वो 748 जो स्कूल हैं, गैर रजिस्टर्ड जो स्कूल हैं, उनको बंद किया जाएगा। उनको पहले 3 माह के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा, 3 माह की मोहलत दी जाएगी कि वो खुद को उसमें रजिस्टर्ड करवाएं। ताहम अगर वो नहीं रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए महकमा एजुकेशन अपनी काविशें सामने लेकर आ रहा है और अपनी वो जो जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छी काविश है जिससे कह सकते हैं कि लाहौर शहर में जो तालीमी निज़ाम है वो मुनज़्ज़म होगा, तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। और जो वालिदैन है उनका भी ये मुतालबा होता है बारहा कि जो जहाँ पे वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज रहे हैं वो तालीमी इदारा जो है वो मुनज़्ज़म तालीमी इदारा हो, और वहाँ पर जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो तमाम तर फिल होनी चाहिए। और इसमें वालिदैन की बारहा ये कोशिश होती है, मगर उसके साथ साथ सबसे पहले ये जिम्मेदारी जितने भी तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल मालकान हैं, उनको लेनी चाहिए। बरहा उनसे हमारी बात जब हुई तो उन्होंने मुख्तलिफ शिकायत अपनी दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि अब पहले जो उन्होंने मुतअद्दिद बार अप्लाई करने की कोशिश की गई तो उनको हिले बहानों से और कुछ रिश्वत के और उन्हें मोहलत दी गई, और शायद उसके अंदर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट के लोग थे, हम कह सकते हैं कि कुछ लोग वो मुलव्विस हों जिसके बाइस उनके खिलाफ जो तालीमी इदारे रजिस्टर्ड नहीं थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सका है। मगर अब जो एजुकेशन अथॉरिटी है वो खुद इन्वॉल्व हुई है। उन्होंने ये जो अपनी रिपोर्ट अपनी बनाई है ये जिला इंतजामिया को फॉरवर्ड कर चुके हैं, और जिला इंतजामिया की जानिब से भी अपनी फैसला जो है वो सामने आएगा। एक इजलास होगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसके अंदर होगी, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है वो मौजूद होंगी, तालीमी इदारों से मुतालिक जो जितने बड़े जो अफसरान है वो मौजूद होंगी। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि बारहा इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उबैद खान, हमने वेदर रिपोर्ट में देखा कल काफ़ी बारिश हुई है लाहौर में, वेदर की क्या सूरत हाल है, क्या गर्मी का जोर टूटा है? देखिए, स्कूल की छुट्टियां इस वक्त चल रही हैं, और लाहौर शहर हो पूरे पंजाब में स्कूल की छुट्टियां वेदर को मद्देनजर रखते हुए दी गई थी। लाहौर शहर का दर्जा हरारत आज उसके अंदर काफी बदलाव जो है वो फिलहाल हमें नजर आया है, और आज दर्जा हरारत के अंदर नुमाया कुछ इजाफा हुआ है। ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता दिनों जब बारिश हुई थी तो यही दर्जा हरारत 34 डिग्री ग्रेड तक पहुंच चुका था गुज़श्ता रोज, और उसके पिछले दिनों बारिश के दिनों हम कह सकते हैं कि शहर के अंदर हवाएं चल रही थी, और उन हवाओं के अंदर एक ठंडक मौजूद थी जिससे शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर एक बार फिर से आज सूरज अपनी आंखें दिखा रहा है, दर्जा हरारत से अंदर इजाफा हुआ है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आइंदा कुछ रोज तक ये दर्जा हरारत इसके अंदर इजाफा होगा और बारिश होने के चांसेस मौजूद नहीं है। तो शहरी घरों से अगर बाहर निकलते हैं जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया है कि वो सन गिलासेस का इस्तेमाल जरूर करें, और उसके साथ साथ जो अपने हाथ के अंदर एक पानी की बोतल जरूर रखें, वक्फे वक्फे से नीम गर्म पानी का इस्तेमाल और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जरूर करें, और धूप में या गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, और ठंडे मकामात पर ठहरें, और उसके साथ साथ अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। शहर का दर्जा हरारत के अंदर तो फिलहाल जो है हल्का इजाफा हुआ है। आज हल्की हबस भी महसूस हो रही है, हवा का दबाव प्रेशर जो है वो भी कम है, सूरज जो है अपनी आंखें दिखा रहा है, और जो मौसम का हाल अहवाल बताने वाले हैं उनकी जानिब से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आइंदा कुछ रोज तक ये दर्जा हरारत जो है इसके अंदर मजीद इजाफा होगा। तो शहरी खैर जो है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और उसके साथ साथ वक्फे वक्फे से पानी का इस्तेमाल करें, और ठंडे मकामात का इंतखाब जो है वो जरूर करें।
जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, ने हमारे साथ शेयर की सारी न्यूज़, और ना सिर्फ बताया हमें कि क्या वहाँ पे होने जा रहा है स्कूल के मुतल्लिक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह, और इसके अलावा लाहौर का जो मौसम है वो किस तरह से बेहतरीन होने जा रहा है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं वापस और देखते हैं कि कौन सी और न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। छोटी सी ली थी हमने ब्रेक ताकि जल्दी से वापस आएँ और देखें कौन सी न्यूज़ हैं जो आपसे करने लगे हैं शेयर। हमें दोबारा ज्वाइन किया है आतिफ अब्बासी ने, नोटिफिकेशन आया है, और क्या है वो नोटिफिकेशन आज हम करने वाले हैं उस पे बातचीत। तो आतिफ, क्या आप लाइन पर हैं? जी बिल्कुल, अगर अभी कुछ ही देर कबल ये नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से आया है, और अगर इसकी बात की जाए तो ईद के बाद इस्लामाबाद में कारोबारी औकात में दोबारा तब्दील कर दिया गया है, नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 जून से दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में किफ़ायत-इशारी इक़दामात के तहत नई पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स, बेकरी, किराना स्टोर रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। टेक अवे, होम डिलीवरी सर्विस पर भी किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है, जबकि शादी हॉल, मार्की को भी रात 10 बजे तकरीबात खत्म करना होगी। फार्मेसी, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और डेयरी शॉप पर पाबंदी से मुस्तस्ना है, जबकि जिम, स्पोर्ट फैसिलिटीज और पैडल कोर्ट्स को भी मुस्तस्ना हासिल है। बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाली कॉल सेंटर्स और IT कंपनीज को भी इससे मुस्तस्ना हासिल है। नोटिफिकेशन आज जारी किया गया, कुछ ही देर कबल ये जारी किया गया, और इसके बाद जो है इस्लामाबाद में आपको बताते चले कि रात 8 बजे शॉप्स बंद होंगी। इस हवाले से जो है डिप्टी कमिश्नर अल्फाज नवाज मेमन ने कुछ ही देर कबल बकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ शेयर करने का। कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई अमनो अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मुकामात की सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए इंतज़ामात और तफसीलों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मौसर सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला, इनकी टीम, इनकी कोशिशों की भी तारीफ़ की और इस अज़म का इज़हार किया कि हुकूमत जमहूरियत अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। तो ये तो न्यूज़ थी जो कि सिक्योरिटी के मुतल्लिक, ईद उल अज़हा के मुतल्लिक और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके मुतल्लिक थी, और डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामात किए गए थे। ईद से लेके अब तक हम देख सकते हैं कि बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को देखा गया है। इसके बाद हमारे जो हुकूमत की बिजली के मुतल्लिक हमने आपसे शेयर की थी न्यूज़, उसके अंदर एक और न्यूज़ है जो कि हमारे वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने, आपको पता ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये न्यूज़ भी आई थी कि हुकूमत ने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखेगी, कहते हैं वज़ीर तवानाई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी के खात्मे की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद में इजाफा हुआ है और हुकूमत इन सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखेगी और रजिस्ट्रेशन और QR कोड निज़ाम के ज़रिए सब्सिडी की शफाफ और मौसर फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जी, तो हमारे साथ मौजूद है लाइन पे वकास। जी वकास, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं सुना, आवाज़ आ रही है। जी, तो बताइए क्या न्यूज़ है आपके पास पतोकी से?
देखिए, वफाकी वज़ीर दफ़ा है ख्वाजा आसिफ साहब, उनके घरेलू मुलाजम हैं जिनका नाम अयूब है। ये पत्तोकी के नवाही गांव डोलन 427 के रहने वाले हैं। और वफाकी वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, इनकी भी सिफारिश जो है वो काम न आई। पत्तोकी लस्को वाक़ा के जो मुलाजमीन हैं उनकी सिफारिश के बावजूद भी जो है 80,000 रुपया बतौर मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली की है। काम के जो दीगर अफसरान हैं वो हरकत में आते हैं। फौरी तौर पर 3 एहलकारों को जो है वो मुअत्तल किया जाता है, जिनमें लैंड सुपरिटेंडेंट और लैंडमैन जो है जिनके नाम जो वाजे आए हैं, जिनमें मोहम्मद हुसैन है, शौकत है और फलक शेर है। इसके बाद जो है चीफ लेस्को रमजान भट्ट की जानब से भी जो है फौरी तौर पर नोटिस लिया जाता है। एक्शन फूल नगर सरफराज अहमद को भी जो है वो सस्पेंड किया जाता है। इसी तरह जो रूरल एरिया के एसडीओ हैं इब्रार खान, उन्हें भी जो है वो सस्पेंड किया गया है। और चीफ लेस्को की जानब से स्पेशल जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई है। इसमें मजीद जो है वो अभी तहकीकात की जा रही है। जी जी, तो उन्होंने जो शिकायत की, जी जी बताइए, आप कंटिन्यू करिए। शिकायत करने वाला जो है ये ख्वाजा आसिफ का एक घरेलू जो है ये मुलाजम है। ये ख्वाजा आसिफ के घर जो है ये काम करता है। ख्वाजा आसिफ को ईद के 2 रोज कबल जो है उनकी सिफारिश करवाई जाती है कि हमारे गांव का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हबस है, बच्चे जो है वो गर्मी से नडहाल है, लिहाजा हमारे गांव का जो ट्रांसफार्मर है वो वहाँ पे न्यू ट्रांसफार्मर खुआया जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ की जो कॉल है मुतलका वाटर के हकाम को, उनके कानों में जूं तक ना रिंगी, बल्कि गांव के जो ख्वाजा आसिफ के मुलाजम है अयूब नामी शख्स, उससे बतौर 80,000 रुपये जो है वो रिश्वत वसूल की जाती है। जब ये 80,000 रुपये दिए जाते हैं, ये तमाम गाँव से बल्कि चंदा इकट्ठा किया जाता है फी घर से। अक्सर पत्तोकी में इसी तरह ही हम देखते हैं कि कहीं भी पत्तोकी तहसील बाग में ट्रांसफार्मर खराब होता है तो सरकार के खजाने से सरकारी सतह पर बल्कि ये ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं करवाई जाती। अगर करवाई जाती है तो 15 से 20 दिन या 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि सरकारी सतह पर आपका अगर ट्रांसफार्मर ठीक करवाना है तो आपको 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो आप पैसे दें और अपना काम करवाएं। इसी तरह यह सिलसिला चलता आ रहा है। जब ख्वाजा साहब की जानब से एक ट्वीट किया जाता है तो फिर फौरी तौर पर वाटा हकाम और चीफ लेस्को जो है वो हरकत में आते हैं, नोटिस लिया जाता है। स्पेशल जो इंक्वायरी के लिए टीमें जो है वो तश्कील दी जाती है। अभी जो है वो तहकीकात जो है वो मजीद की जा रही है। जी जी, तो लेकिन हुआ ये है कि इवन एक अच्छी ट्वीट उन्होंने की ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने बताया कि जो जिस तरह की करप्शन हो रही है और जिस तरह से शहरियों के साथ ज़्यादती की जा रही है उसको हाईलाइट किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो लाइनमैन थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। और उस मुअत्तल करने की वजह से फिर जो शहरी हैं वहाँ पे पतोकी में वो इन्हीं हालात में आ गए हैं। और हालात में आने के बाद से वो उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी ही शिकायत पे इन लोगों को हटा दिया गया था। तो यानी उनको ही ये कहा जा रहा है कि ये आपकी सज़ा है या ये आपका वो है रिजल्ट है जो आपने हमारी करप्शन को हाईलाइट किया। देखिए, हाईलाइट करने का मकसद ख्वाजा साहब का ये था। उनका कहना है कि अगर मैं मौजूदा वजीर दफा हूँ, हमारे मुलाजमीन और हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है तो जो आम सार्फिन है, जो आम शहरी है, क्या उनके साथ क्या बीत रही होगी। देखें, मैंने ये भी बताया है कि तहसील पत्तोकी भर में अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब होता है तो ये तमाम जो लोग होते हैं, अहले मोहल्ला होता है, जो भी लोग ट्रांसफार्मर से बिजली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमाम लोग अगर खराब होता है तो चंदा इकट्ठा करके ये पत्तोकी के जो मुलाजमीन हैं, वाटर के एहलकार हैं, इन्हें इसी तरह ये पैसे देते हैं और अगले रोज ये ट्रांसफार्मर रखा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो एहलकार जो मुअत्तल हुए हैं, कह लें कि एक्शन फूल अगर है, इन्हें भी जो है ये सस्पेंड किया गया है ताकि जो इसकी तहकीकात है वो मुकम्मल हो सके और जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर लाए जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हमें न्यूज़ देने के लिए वकास, और वहाँ पतोकी में जो ये एक बड़ी ही अफसरदा सूरत हाल है उसको शेयर करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अली, जो ब्यूरो चीफ हैं रोज़ न्यूज़ कराची से। इनसे आज बात करेंगे हम कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के क्या इंतजामात रहे। तो जी आदिल, वेलकम टू द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। कराची के अवाम का क्या हाल है ईद उल अज़हा के मौके पे? कराची की आवाम का दिल हमेशा की तरह जिंदा है, लेकिन हाल जो है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, हालात उतने अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा मसला कराची में इस वक्त जो कराची को ईद पे पेश आया वो ये कि पानी की मअतली, मतलब पानी एक इंतहाई संगीन मसला है और पानी के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। और पानी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कराची ईद के दिनों में 2/3 अक्सरियत कराची की आबादी की पानी से जो है वो मेरा ख्याल है कि सारी मतलब उनको पानी मैसर नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली एक हमारे पास धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे सारा दारोमदार है पानी का कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन चलेगा और पानी कराची को फराहम होगा। अब हमें ये नहीं पता कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन कौन जाके बताता है कि ईद उल अज़हा आ रही है, फिर ईद उल फितर आ रही है, तो वो उससे पहले ही लाइन फट जाती है और पानी चौक या शहर को पानी की जो सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। इसके साथ एक अलमिया ये भी है कि माफिया के पास पानी मौजूद है, टैंकर सप्लाई हो रहा है, टैंकर जो है वो अपनी मनमानी कीमतों पे अपना वो सप्लाई हो रहा है। हालांकि वाटर बोर्ड ने टैंकर की बुकिंग को डिजिटलाइज कर दिया था कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू टैंकर बुक करेंगे, आपको नंबर अलॉट होगा, आपकी रिक्वेस्टेशन पे आपको कंटेनर टैंकर फराहम हुआ करेगा। लेकिन उसके अंदर भी मैनिपुलेशन है, लोग अर्ली बुकिंग्स लेके सस्ते टैंकर लेके बाद में ब्लैक पे लोगों को बेच रहे हैं। ये खबरें भी हैं जो कि वाटर बोर्ड की नॉलेज में भी हैं, वाटर बोर्ड के चेयरमैन मेयर साहब की नॉलेज में भी है कि सर इधर यू वांटेड टू मेक इट डिजिटल, आपने इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको डिजिटलाइज किया, ऑनलाइन बुकिंग की। ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी उन बुकिंग्स पे भी लोगों का कब्जा है और वो लोगों को पानी जो है वो ब्लैक पे फराहम करे और आवाम को पानी उतना ही महंगा पड़ रहा है जितना उनको पहले पड़ रहा था। कोई फायदा, कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा। दूसरी चीज ये कि आप ये देखें कि इस वक्त सफाई सुथराई एक इंतहाई अहम मौजू था। अगर आलाइशें नहीं, ऑफल्स नहीं उठेंगी तो फिर बीमारियां फैलेंगी, वबाएं फैलेंगी। लेकिन शहर में इस वक्त तक कई इलाके ऐसे हैं जहां पे आलाइशें मौजूद। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो एस्टेट्स हैं, हर यूसी को तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, हर यूनियन काउंसिल को। ईद पे शायद खुसूसी फंड्स का भी इजरा होता है, उनको मिलते होंगे आपको सफाई वगैरह के इंतजाम देखने, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिससे बीमारियों के फैलने का खदशा बहुत शदीद होता है और आवाम मुतासर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद शहर के अंदर अभी भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे मकामात हैं, सेंट्रल में, जिला बस्ती में, जिला केवाड़ी में कई ऐसे मकामात जिनकी निशानदेही हो रही है जहाँ पे आलाइशें अभी तक पड़ी हैं और डंपिंग यार्ड जो है वो अभी तक जो है वो वहां तक तब उनकी रसाई नहीं हो सकी है। इन बातों की शहादत इस तरह भी मिलती है कि अगर हुकूमत को अपने नुमाइंदों को भेज कर इलाकों से वीडियोस बनवाना पड़ रही है, इसका मतलब है कि वीडियो बनाने का मतलब कि आप काम नहीं करें, अगर आप काम कर रहे हो तो शिकायत आती, कंप्लेन आती। तो सफाई सुथराई का निज़ाम भी काफी नाकिस रहा है। तीसरा सबसे बड़ा मसला कराची में इस वक्त जो रहा है इस ईद पे, वो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का। मतलब वो इलाके जिनको के इलेक्ट्रिक स्टार कंज्यूमर कहता है कि ये मेरे स्टार कस्टमर है, मेरे प्रीमियम कस्टमर जो मुझे 100% पेमेंट करते हैं और मेरे उस जोन में फॉल करते हैं जहां पे लोड शेडिंग नहीं होती। अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ भी इस दफा जो हुआ है, सब देखते हैं कि लाइट है नहीं, पानी नहीं है और अल्लाह के भला करे गैस तो वैसे ही नहीं है हमारे पास, और सफाई भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कराची से बताने के लिए आपको कोई अच्छी खबर होती नहीं है। मैं खुद परेशान होता हूँ, मेरा कल जब मैं डायरेक्टर साहब से बात कर, सर मैं क्या बताऊंगा। लेकिन यही तो है कि हमने सिर्फ खुशी की चीजें नहीं शेयर करनी, हमने आवाज बनना है अवाम का, और उसके लिए जितनी दफा उसको रेज किया जाए, जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती, जब तक उसका एक कोई ऑल्टरनेट नहीं निकलता, कोई उसका एक सदेबाब नहीं होता, तो वो तो हमें करना है। और बहुत अच्छा आप करते हैं कि आप इसको हाईलाइट करते रहते हैं, ताकि आई थिंक बार बार से ही अगर वो लोग कोई सुने और ठीक करे और एक चीज़ भी ठीक हो जाए तो तब भी बहुत वो है। तो ज़रूर प्लीज़ शेयर किया कीजिए, हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका हमारा यही काम है। आसान सा तरीका है चीज़ों को सही करने का, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी अगर ऊपर से नीचे तक, अगर एक छोटी सी कहावत है तो सुनाता हूँ। तो किसी एक शख्स ने किसी से कहा कि आप कंफर्म है कि आपने सारी जिंदगी कभी करप्शन नहीं, तो जिससे वो सवाल करने वाले ने जवाब देने वाले से ये कहा कि देखें जी, बात ऐसी है कि कोई एम्प्लॉय या कोई बंदा उतना करप्ट होता है जितना कि उसका बॉस।
तो सिंपल कि अगर लीडरशिप या कोई बंदा जो ऊपर बैठा हुआ है वो ये चाहता है कि नीचे तक जो है वो एहतसाब का अमल हो और अकाउंटेबिलिटी हो। इस वक्त तो जो हालात है वो सबके सामने है ना। अगर आप इस वक्त तो अपनी माली बेज़ाब्तियों में फंसे हुए हो तो शहर का तो पुरसाने हाल कोई नहीं। शहर में पिछले दिनों कई बहुत बुरे ट्रैफिक हादसा हुए हैं, कोई बहुत बुरे ट्रैफिक हादसा हुए। शायद मैं किसी अगले प्रोग्राम में आपसे इस पर बात करूँ। मैंने मुझे बताया आपका टाइम एंड हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ 8 दर्जन के अंदर मैं आपको कराची में ओवर स्पीडिंग के मतलब अमीर वालिदैन के बिगड़े हुए बच्चों के बैरियर टाउन में ओवर स्पीडिंग के जो एक्सीडेंट्स हैं वो दिखाऊं तो वो आपकी सोच है कि कितने नौजवान बच्चे जान से चले गए। ये क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, कानून नहीं है, लाकानूनियत है और हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे, उन चीजों को जैसे हैं वैसे की बुनियाद पर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी तरजीहात अलग है। हमारी तरजीहात में कहीं पे भी अवाम शामिल नहीं है। जब अवाम शामिल नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि यही हालात होंगे। फिर मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, मेरे जैसे लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको तो कोई असर इससे हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारा काम है आवाज उठाना। हम आवाज उठाते रहेंगे इंशाल्लाह, और लेट्स सी कभी तो कहीं ना कहीं जाए, कोई ना कोई तो रोशनी पड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जैसे कि हदीस है, बुरा देखो तो हाथ से करो और नहीं तो ज़बान से करो, फिर दिल में जानो। एटलीस्ट हम दूसरे दर्जे तक तो पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम आवाज़ उठा रहे और आवाज़ उठा के इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी काम जैसे कि आपने कहा, और यही इवन जो आपके कॉर्पोरेट में भी यही होता है कि कल्चर जो है अगर उसको बेहतर करना है तो सबसे पहले अपने बॉस को बेहतर करना है। बॉस बेहतर हो जाएंगे तो पूरी की पूरी कंपनी जो है ना वो उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से चलेगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए आदिल अली बहुत बिगड़ा होने का भी तरीका ये है ना कि उसकी वजह है, अगर के नीचे वालों को पता हो कि ऊपर वाले ईमानदार हैं तो शायद नीचे वालों भी ना हो, लेकिन अब पता है कि जब ऊपर से भी ऐसा ही हो तो फिर कुछ नहीं होना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही इस करप्शन की वजह से आप देखें कि आम आदमी की क्या हालत है। 5 मसाइल तो आपने गिन लिए अभी उंगलियों पे, और उन सब का इवेंचुअली आप देखें हर एक का असर अवाम के ऊपर ही है। एक भी ऐसा नहीं है जो आप कह सकें कि हमारे जो इख्तियारात के मालिक इतने सारे वहाँ पे हुकूमतें बैठी हैं, हुकूमत के इराकीन बैठे हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा अवाम ही सह रही होगी। तो ये डेफिनेटली अभी मैं सुन रहा था ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले ख्वाजा साहब की बातें सुन रहा था ना, और ख्वाजा आसिफ की जो उनका जो वाक़या हुआ है ट्रांसफर वाला देखा है मैंने, 80,000 रुपये लिए गए उनसे, वो खबर देखी मैंने उनकी। ये एक साबिक वफाकी वजीर बिजली का हाल है। जी बिल्कुल। और वो भी ये कि वो उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट करने पे उन्होंने जब उनको मुअत्तल किया तो जवाब में उन्होंने उनको ये भी जवाब दिया कि आपके ही कहने पर तो ये हो गए थे, अब कोई भी नहीं है इसलिए आप गैर ट्रांसफार्मर के रहे। तो यानी आपको सज़ा भी जो है ना वो कहते हैं दुनिया में सज़ा जज़ा तो नहीं, आखिरत में मिलती है। हमारा लेस्को ने वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे कर दिया है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं जिसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि कोई सुनवाई हो, कोई अवाम के लिए आसानी हो, कोई शर्म करे, कोई इन जो ये खराबियां हो रही हैं इसके ऊपर वो गैरत करें और उठें और आवाम के लिए कोई ना कोई आवाज़ बने। हमने रोज़ न्यूज़ ने तो अपना काम किया है, जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं ये देखना है कि क्या आवाम को इस पर रिलीफ मिलता है। तो जी यहाँ आदिल अली ने हमें ज्वाइन किया था, जो ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ से। उन्होंने डिस्कस किया हमारे साथ ईद उल अज़हा के मौके पर क्या क्या कराची में मसाइल देखने को मिले। तो ये सारी जो आपको आज रिपोर्ट दी है हमारी रोज़ टीम की, जो ब्यूरो चीफ से लेके हमारे प्रोड्यूसर से लेके सब ने एक अच्छे तरीके से आपके लिए कंपाइल किया और आप तक लेकर आए। इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा आपके पास इस तरह न्यूज़ भी लेके आएंगे और उम्मीद है कि अच्छी वाली न्यूज़ भी लेकर आएंगे। तो अभी उस्मा खान को सुबह बखैर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।